अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अभी हम कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई, जो कि हमारे टॉपिक सप्लाई का सेकंड टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू सप्लाई करेंगे। वुड यू बी विलिंग टू वर्क मोर आवर्स एट योर जॉब फॉर द सेम वेजेस? आप अपना जो काम है, अगर आपको एक्स्ट्रा आवर्स के लिए काम करने को कहा जाए तो क्या आप सेम वेजेस पे वो काम करेंगे? नहीं। इसी तरह जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी जब अपनी कोई चीज मार्केट के अंदर ज्यादा सप्लाई करते हैं तो वो उसी वक्त सप्लाई करेंगे जब उनको अपनी प्रोडक्ट की ज्यादा प्राइस मिलेगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को अर्न कर सके। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई आ गया है, उसको डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सप्लाई। द विलिंगनेस and ability of producers to provide goods and services at different prices in the marketplace। जिस तरह डिमांड के केस में हम लोगों ने किया था विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे था, वो यहाँ पर वही चीज है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस है कि मार्केट प्लेस के अंदर प्रोड्यूसर ने चीजें प्रोवाइड करनी है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए प्रोड्यूसर की, और एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स जो है वो भी होनी चाहिए। Supply refers to the quantity of a commodity which producers or sellers are willing to produce and offer for sale at a particular price in a given market at a particular period of time। ठीक है, अब सप्लाई के भी जो है 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, सप्लाई इज ए डिजायर्ड क्वांटिटी। इट इज ऑलवेज एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू प्राइस, टाइम ड्यूरिंग विच इट इज ऑफर्ड फॉर सेल। ये तीनों चीजें ठीक है, डिजायर्ड क्वांटिटी है, प्राइस के साथ एफिलिएटेड है, और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही देखा जाता है कि कितनी गुड्स जो है वो सप्लाई की जाएंगी। फिर हम आ जाते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? यहां से देखेंगे, एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, एज प्राइस फॉल्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो फॉल्स। यानी कि सप्लाई और प्राइस जो है इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी। एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ऑल अदर थिंग्स जो है वो क्या है? वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई जो है वो क्या है, उसको हम अजम्पशंस के अंदर देखते हैं। अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई में हम कहेंगे कि जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं प्राइस के अलावा, वो सब के सब कांस्टेंट कंसिडर किए जाएंगे। वो क्या है? देयर इज नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, there is no change in the prices of related goods। related goods कौन से थे? substitutes and complementary goods। and producer do not expect any change in the price of the commodity in the near future। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई जितने भी हैं ये सब डिटर्मिनेंट्स हैं, और इनको हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, सिर्फ प्राइस चेंज होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि डिटर्मिनेंट, इन सब चीजों को हम कांस्टेंट क्यों कंसिडर करते हैं, ताकि हमें ठीक तरीके से पता चले कि प्राइस के अंदर जो आने वाले चेंजेस हैं उसका क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अगर हम इन सब चीजों को कांस्टेंट कंसीडर ना करें, इनकी वजह से भी प्राइस के अंदर चेंजेस आएंगे, तो फिर हमें सही तरह से ये पता नहीं चलेगा कि प्राइस का क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल ठीक तरीके से चेक करने के लिए हम इन सारी चीजों को कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। अब जब हमने अजम्पशन कर ली है तो साथ ही जो है हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ विद द टेबल एंड डायग्राम। जैसा कि लॉ ऑफ सप्लाई में था कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखें 2 कॉलम है, टेबल मैंने बनाया है, 2 चीजें ली है, प्राइस ऑफ राइस पर केजी एंड क्वांटिटी ऑफ राइस केजीज में कंसिडर कीजिए। प्राइस को देखें, इंक्रीज हो रही है, 10, 11, 12 रुपीज, 13 रुपीज, 14, 15, 16 एंड 17 रुपीज। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, क्वांटिटी सप्लाई को भी बढ़ाता है। पहले 5 kg प्राइस प्रोवाइड किए जा रहे थे जब 10 रुपीज प्राइस थी, अब क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो सप्लायर जो है इसकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज करता जा रहा है। 5 से बढ़ रही है 6, 7 kg, 8 kg, 9, 10, 11 एंड 12 kg। इस टेबल को भी हम नीचे से बॉटम लाइन से वापस ऊपर की तरफ भी रीड कर सकते हैं। यानी कि वापस ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, 17, 16 है, 15, 14, 13, जो ये क्या है, प्राइस कम हो रही है। तो क्वांटिटी सप्लाइड को भी नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो ये भी हमें कम होती हुई नजर आती है, 12 है और ऊपर जाके ये 5 kg हो जाती है। ठीक है,
प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी कम होगी। अब आ जाते हैं हम ग्राफ के ऊपर। ग्राफ को देखें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम ये कर रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ प्राइस, और प्राइस ले रहे हैं हम कहाँ पे, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर। अच्छा, एक और चीज बच्चों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ग्राफ में देखें 0 से मैंने एकदम से नंबर 10 स्टार्ट कर दिया, और 10 के आगे जो है वो स्मॉल जंप्स है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 18 तक जा रहा है। ये देखें, ये ग्राफ के अंदर ब्लैक लाइन के अंदर मैंने ग्रीन से थोड़ा सा इस तरह इसको शो किया है। जब भी हम ग्राफ को में ओरिजिन में 0 से डायरेक्ट किसी बड़े नंबर पे जंप करते हैं और अपने ग्राफ को कंटिन्यू करते हैं तो उस वक्त हम ऐसे इसको हम कहते हैं ग्राफ में ब्रेक है। उसी तरह एक्स एक्सिस वाली साइड पे देखें, वहां पर भी मैंने यही काम किया कि 0 से जंप करके 5 पे गए। अगर तो मैं 5, 10, 15 लिखती फिर ठीक था, फिर हम ऐसे नहीं करते, लेकिन मैंने 5 को पहला नंबर लिया और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 और इस तरह ये 13 तक जा रहा है। तो जब हम ऐसे कहते हैं तो ग्राफ के अंदर हमने ब्रेक शो करना है कि एक से जंप करके फौरन एक नंबर पे चले गए और बीच वाले नंबर्स हमने स्किप कर दिए हैं। ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये भी ब्रेक है जो ग्रीन कलर से, जैसे मैंने 2 बार्स लगाई हैं, दरमियान में जगह खाली छोड़ दी है। और इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे वाई एक्सिस की साइड पे, ये दोनों तरीके ठीक है। बेशक आप यही वाली चीज यहाँ पे कर लें या ये वाली जो चीज है इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब हम जो है 1 बाय 1 सारे अपने जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं। When price is 10 per kg, 5 kg of rice are supplied। ये देखें 5 और 10 के पैरेलल एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। प्राइस बढ़ती है 11 हो गई है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ के 6 हो गई। 6 और 11 के पैरेलल एक पॉइंट आ जाएगा, फिर 7 और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा 12 के पैरेलल, 13 और इसके साथ जो इसके पैरेलल पॉइंट बनता है यहाँ पर पॉइंट एक आ जाएगा। इस तरह देखें जैसे जैसे टेबल के ऊपर जो जो 2-2 पॉइंट्स हैं उन सबको पैरेलल हम एक दूसरे के सामने ये पॉइंट्स जो है ये ड्रॉ करते जाते हैं। फिर जो है इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर बनाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, इसको हम कहते हैं सप्लाई कर्व। ठीक है, ये देखें पॉजिटिव स्लोप इसकी है। पॉजिटिव स्लोप जो है वो क्या शो कर रही है कि जो डायरेक्शन प्राइसेस की है वही डायरेक्शन जो है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड की भी है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है साथ में क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। अगर हम ऊपर से वापस नीचे की तरफ आके देखते हैं तो क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो रही है। तो ये जो आपका ग्राफ है क्वांटिटी सप्लाइड का, ये क्या शो करता है, ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। ये देखें SS curve slopes upward from left to right. It shows a positive relationship between price of the commodity and its quantity supplied, and as price rises quantity supplied also rises। ये जो इनका inverse relationship है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का, ये हमें ग्राफ के अंदर भी नजर आता है। सॉरी, पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है ये हमें ग्राफ के अंदर भी नजर आता है और जो आपका टेबल है उसके अंदर भी नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपका लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू द एग्रीकल्चरल products whose supply is governed by natural factors. If due to natural calamities there is a fall in the production of wheat, then its supply will not increase, however high the price may be। यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है उनकी सप्लाई के बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती। बीच में कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाए, बारिशें ना हो, खुश्क साली हो जाती है, या अगर बारिशें ज्यादा हो जाए, सैलाब आ जाते हैं तो उससे फसलों को नुकसान हो जाता है। तो जाहिर है ओवरऑल उसका जो अल्टीमेट इफेक्ट होता है वो टोटल प्रोडक्शन के ऊपर ही होता है। तो प्रोडक्शन अगर डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से तो जाहिर है मार्केट में बेशक प्राइसेस ज्यादा होती जाएं तो ये जो फार्मर्स हैं ये फिर भी अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पीछे इनके पास प्रोडक्शन जो है इतनी अवेलेबल नहीं होती है जिसकी साथ वो सप्लाई को इंक्रीज कर सके। फिर आ जाती है सप्लाई ऑफ गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ देयर प्राइसेस टेंड्स टू राइज। बहुत सारी चीजें सोशल डिस्टिंक्शन के साथ होती हैं। मोस्टली इनकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड ही होती है। जैसे डायमंड्स हैं, कोई
बहुत ही प्रेशियस किस्म के स्टोन्स हैं, बेशक इनकी प्राइसेस जो है वो ज़्यादा होती थे, लेकिन उनकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, इनकी सप्लाई फिक्स होती है। Sellers may be willing to sell more units of a perishable commodity at a lower prices. अब आपकी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है? इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं हर तरह की, और जो मीट वाले आइटम्स हैं, चिकन है, फिश है, बीफ और मटन वगैरह जो है, ये सब चीज़ें हमारी पेरिशेबल कमोडिटीज़ के अंदर आती हैं। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही सेलर ने इसको सेल करना होता है, क्योंकि अगर वो टाइम खत्म हो जाता है तो फिर ये चीज़ें जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और खुद सेलर के भी अपने किसी काम की नहीं रहती हैं। तो पेरिशेबल कमोडिटीज़ जो हैं उनके ऊपर हर टाइम पर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। मुख्तलिफ टाइमिंग्स में हो भी सकता है, लेकिन अक्सर ऐसे टाइम होता है मुख्तलिफ जिसमें नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप संडे बाजार वगैरह में या फ्रूट सब्जी वालों को अगर शाम के टाइम पे देखें तो वो कम प्राइस पर भी जो है अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है वो बिक जाए, उनकी सेल हो जाए। ठीक है, तो पेरिशेबल कमोडिटीज़ के ऊपर सम टाइम, ऑल टाइम नहीं, सम टाइम जो है आपका लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। तो ये है आपकी एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।